हाय गाइस। तो प्रीवियस लेक्चर में जहाँ से हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैंने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अभी नंबर दे देता हूँ। उसमें आपको मिलेगा क्या क्या, सारे सब्जेक्ट्स के थ्योरी पीडीएफ, 1 सेकेंड, सारे सब्जेक्ट्स के थ्योरी पीडीएफ, प्रैक्टिस बुकलेट पीडीएफ, माय हैंड रिटन नोट्स और डेली असाइनमेंट। ये जो थ्योरी बुकलेट है और प्रैक्टिस बुकलेट है, ये ऑल सब्जेक्ट्स की मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट्स फॉर गेट एंड ईएससी बोथ, राइट। तो अगर आप इस पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9981479724। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। परमियंस किसका ऑपोजिट है? तो परमियंस होता क्या है? परमियंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्लक्स को अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने के लिए। तो परमियंस का उल्टा क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो फ्लक्स को अपोज करता है, अपने थ्रू पास नहीं होने देता। जैसे रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरह से। तो परमियंस को आप लिखते हो 1/रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज रिलेटेड टू होना चाहिए, राइट। तो ये फील्ड वाइंडिंग से रिलेटेड है। ये जब मैं आप लोगों को डीसी मशीन पढ़ाने वाला हूँ, 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, सॉरी 15 तारीख, 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है डीसी मशीन का लाइव क्लास। तो उसमें जब हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, या जब कैरेक्टरिस्टिक और डीसी जनरेटर देखेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन डीसी जनरेटर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड। तो ईएमएफ क्या होता है? E is equal to P phi NZ अपॉन 60A, यानी कि EMF is directly proportional to speed। तो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो या ना हो, जब स्पीड ही आपकी जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, तो EMF भी आपका क्या होगा? जीरो, राइट। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग में, या जो फील्ड पोल्स हैं उसमें आपने सप्लाई हटा दी है, फिर भी उस फील्ड पोल से कुछ न कुछ अमाउंट में फ्लक्स निकल रही है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो वो रह के भी क्या करेगी? जब हम रोटर को घुमा ही नहीं रहे, या राइट, जब हम आर्मेचर को रोटेट ही नहीं करा रहे हैं, तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा ही नहीं। और जब फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा तो ईएमएफ जीरो। तो जीरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन एक्साइटर फॉर अ टर्बो जनरेटर इज। तो जो टर्बो जनरेटर का मतलब क्या होता है? जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में काम आता है पावर स्टेशन पे, राइट। तो वहां पे एक्साइटर के तौर पे क्या यूज किया जाता है? एक्साइटर का मतलब फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग पे जिसमें हम सप्लाई देते हैं, राइट। फील्ड को किस चीज से एक्साइट किया जाता है? मैं आपको पता है कि जनरेटर के केस में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग हमेशा डीसी सप्लाई दी जाती है फील्ड वाइंडिंग में। तो वो जो डीसी सप्लाई दी जाती है वो कहाँ से आती है? ये बोला, ये होता है शंट जनरेटर, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स, ये तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डीसी मोटर्स प्रेफर्ड फॉर एलिवेटर। तो ये है कम्यूटेटर, सॉरी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है? जो टोटल फ्लक्स है वो शंट फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स, ये होता है।
क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में टोटल फ्लक्स की वैल्यू। अब अगर लोड बढ़ रहा है, मान लीजिए लिफ्ट में क्या है, बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने की वजह से जो करंट है वो बढ़ गया, करंट बढ़ने की वजह से सीरीज फ्लक्स बढ़ गया, टोटल फ्लक्स बढ़ गया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया। इसीलिए कंपाउंड मोटर को यूज किया जाता है, डीसी कंपाउंड मोटर को यूज किया जाता है एलिवेटर्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DC motor, in DC motor fractional pitch winding is used to, तो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग हमेशा यूज की जाती है स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए, ऑप्शन 4। इसको डायग्राम के हेल्प से समझाना पड़ेगा, तो जब मैं डीसी मशीन पढ़ाऊंगा 15 सितंबर से, तो वहां पे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ आर्मेचर करंट। यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं द स्पीड ऑफ डीसी मोटर E इज इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60A, और स्पीड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स, और फील्ड फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट होना चाहिए इसका आंसर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट नहीं होगा, राइट, तो उससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर, तो 3 पॉइंट स्टार्टर हम शंट के लिए भी यूज करते हैं, कंपाउंड के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन, डीसी मोटर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग। डीसी मोटर हम किस चीज को ड्राइव करने के लिए किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। हर लेक्चर में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, तो आज के लेक्चर में ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डीसी मोटर कांस्टेंट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कम्यूटेटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे, हम जानते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई इंटू आई। तो अगर आई ए एसी है, आई ए एसी है, आर्मेचर करंट या जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एसी है, तो क्या होगा, एक बार आर्मेचर करंट में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो जैसे ही आर्मेचर करंट नेगेटिव होगा, ये टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, टॉर्क पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही टॉर्क पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तब तक नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, मतलब टॉर्क अब आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हमारा आर्मेचर आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, फिर से टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो टॉर्क हमें पूरा नहीं मिल पाएगा, टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट करता चलेगा। इसीलिए जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारा जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टॉर्क यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। तो कम्यूटेटर इज द राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय डीसी मोटर इज। तो डीसी मोटर हमारा बनता किस तरह से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं डीसी मोटर का। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये डीसी मोटर है, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से करंट जा रही है टोटल, और अगर ये शंट है, मान लेते हैं ये शंट मोटर है, यहाँ से टोटल लाइन करंट जा रही है, जिसमें से आर्मेचर करंट यहाँ चली गई, फील्ड करंट यहाँ चली गई, और यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम जानते हैं हमारा जो लोड है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, आर्मेचर में। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है लोड। तो लोड के क्रॉस जो पावर डेवलप हो रहा है वही मैकेनिकल पावर है, या आर्मेचर जो पावर डेवलप कर रही है वही हमारा मैकेनिकल पावर होगा। तो मैकेनिकल पावर हमारा क्या हो जाएगा, ई ए इंटू आई ए। ये आर्मेचर ईएमएफ और आई ए आर्मेचर करंट, तो बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट। ई ए को बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। बैक ईएमएफ क्यों, क्योंकि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये इसको अपोज करता है। ये मैं डीसी मशीन पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये जान लीजिए कि ये होता है बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मोटर का इनपुट पावर क्या होगा,
तो इनपुट पावर होगा VTIL। और इस मैकेनिकल पावर को आउटपुट पावर भी बोलते हैं। मैकेनिकल पावर को डीसी के केस में आउटपुट पावर भी बोलते हैं, जो होता है EA/IA। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A DC motor in DC motor speed controlled by variable armature circuit resistance। तो ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होता है। अगर फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं तो ये होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट ड्यू टू। नो लोड टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मर में? तो कॉपर लॉस तो होगा नहीं, मैग्नेटाइजिंग करंट हो सकता है। तो अब एफिशिएंसी हमें तब पता होगी जब नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लॉस हमें चाहिए होता है ना एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये भी नहीं होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस इज द राइट आंसर। मैग्नेटाइजिंग करंट हम निकालते हैं और लॉसेस में हम निकालते हैं आयरन लॉस। मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि वो करंट जो कि ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पावर ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। अ ट्रांसफॉर्मर इज अ, याद रखिएगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ये दो चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बकोल्स रिले इज यूज्ड ऑन ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूल्ड है तभी आप बकोल्स रिले यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है? 5% टू 35%। शेडेड पोल मोटर जो होती है वो टॉयज में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो स्पीड है यूनिवर्सल मोटर की वो गियर ट्रेन से हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर। सिंगल फेज मोटर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडक्शन मोटर में, तो वहां हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टेटर पे रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी मोटर है जिसमें वाइंडिंग नहीं होती? ये हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर हम यूज करते हैं टेप रिकॉर्डर्स में। और नॉइजलेस स्पीड होती है, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है इस मोटर का। टेप रिकॉर्डर्स में यूज होती है और नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, मतलब बिना आवाज के चलती है हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में कितनी स्लिप रिंग्स होती हैं? दो स्लिप रिंग्स होती हैं। हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर टेक्स प्लेस व्हेन लोड वेरीज। जब हम अचानक से लोड को बदल देते हैं तब हंटिंग होती है, या फिर अचानक से आप लोड को बदल दीजिए या अचानक से फील्ड सप्लाई को चेंज कर दीजिए, तब जाके हमें हंटिंग मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स। तो स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल्स के बीच का एंगल हमेशा टॉर्क एंगल कहलाता है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए तीन एंगल आपको पढ़ना है। पहला है डेल्टा। डेल्टा होता है किसके किसके बीच का एंगल? इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल, या रोटर पोल्स, ये एक ही बात है दोनों, या स्टेटर फ्लक्स। ये दो नाम से आपको आ सकता है और इसे बोला जाता है टॉर्क एंगल और लोड एंगल। एक आपको देखने को मिलेगा साई सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मशीन के केस में। ये बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में। इसे बोला जाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। और एक आपको पता है फ्लक्स, सॉरी, पाई
पावर फैक्टर एंगल ये हमेशा टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में बनता है। ये है पावर फैक्टर एंगल। तो 3 एंगल से आपको डील करना होता है सिंक्रोनस मशीन में। डेल्टा, जिसे लोड एंगल या टॉर्क एंगल भी बोलते हैं, साई इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, पाई पावर फैक्टर एंगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग? तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क कितना होता है सिंक्रोनस मोटर में? तो सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, तो 0 अपॉन रनिंग टॉर्क कितना हो गया? 0। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज, किसी भी थर्मल पावर प्लांट का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो हम कैसे नापते हैं? तो बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और जनरेटर की एफिशिएंसी को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंथ्रासाइट की, सबसे कम होती है पीक, फिर उसके बाद लेगेनाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट की सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम इज डन टू, स्टीम की कंपाउंडिंग हम क्यों करते हैं? रोटर स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, जनरेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन रिएक्शन टरबाइन होती है। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो चलिए, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है या डेली क्लासेस अटेंड करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।